करते हैं। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था कि सड़क के मोड़ पर पैबंद लगा एक काला छाता दिख पड़ा। ठीक है, पैबंद मैंने बताया था, पैबंद क्या होता है? पैबंद लगाते हैं, अगर कोई चीज फट जाए तो उसमें छोटा सा टुकड़ा, जैसे कपड़ा लगा के और सिलाई कर दें। हाँ, घर में भी लगाते हैं कुछ लोग, तो वो चीज पैबंद होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अपनी किताबें लेकर नीचे के एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में जा बैठने के सिवा कोई उपाय ना था। अब क्योंकि देखा कि मास्टर जी मत हाँ हाँ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। मास्टर जी आ गए भाई, मास्टर जी दिख गए आ रहे हैं, तो अब जो है जाके बैठना पड़ेगा कहाँ? नीचे किताब लेके कमरे में। मध्यम मतलब धीमी, मध्यम मतलब धीमी, ना ज्यादा तेज और ना ज्यादा कम, मध्यम। मध्यम सुना होगा आप, मध्य, मध्य सुना है ना? मध्य मतलब होता बीच, मध्य मतलब बीचों बीच, हाँ बीच का होता है, तो उसी से बना है मध्यम। मतलब एकदम धीमी होगी तो उसको धीमी बोलेंगे, बहुत धीमी। और एकदम तेज होगी तो खूब तेज बोलेंगे। लेकिन जब दोनों के बीच में हो, ना ज्यादा तेज हो ना ज्यादा धीमा हो, तो मध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम्म चलिए, तो मध्यम हो गया, मध्यम से ही मध्यम बना है। चलिए, अब आगे देखें। उसकी नींद नींद वो आंखें उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, लेकिन रात में देर तक पढ़ना था। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, यहाँ तक कि संस्कार बबेले गुड मॉर्निंग। अच्छा, ठीक है, संस्कार बबेले का गुड मॉर्निंग स्वीकार है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, आगे यहां तक कि आदमी के शरीर की हड्डियों की क्या कोई कुछ पूछना चाहता है? भूगोल कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा विषय होता है? भूगोल वह विषय है जिसमें पृथ्वी, है ना, पृथ्वी की संरचना। ईवीएस, हाँ ईवीएस में भूगोल भी आता है, ईवीएस में आपका साइंस भी आता है, ईवीएस में जो बाकी सारे सिविक्स विविक्स सारा मिला के ईवीएस में सब कुछ है ना? ईवीएस में सब कुछ है। भूगोल में जो ये है, क्या कहते हैं, सन और तुम्हारे प्लैनेट्स, इन सबको पढ़ने के लिए भूगोल होता है ना, ज्योग्राफी। और नदियां, झरने और साथ में पहाड़ पर्वत, ठीक है, ये सब और सागर, ये सब पढ़ने के लिए जो विज्ञान होता है उसे भूगोल कहते हैं, जो विषय होता है उसे भूगोल कहते हैं। ठीक है, हाँ बड़ी क्लास में आएगा, बिल्कुल आएगा, बड़ी क्लास में आएगा, भूगोल आएगा, उसको ज्योग्राफी बोलेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी की बुक भी होगी अलग से, आगे बड़ी क्लासेस में जब आप जाओगे तो वहां पे मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और यहाँ तक कि आदमी के शरीर की हड्डियों की जानकारी पाने के लिए उसे एक नरकंकाल को भी हाथ लगाना पड़ता था। ठीक है, बायो में, है ना, बायोलॉजी में पढ़ने के लिए उसे क्या करना पड़ता था? आदमी के नरकंकाल को भी हाथ लगाना पड़ता था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है, इनके बचपन की। ठीक है, रवि की। अच्छा, आगे देखेंगे। यह अजीब सी बात थी कि मास्टर जी के जाते ही उसकी आंखों की नींद गायब हो जाती थी। ठीक है, जैसे पढ़ाई का नाम आता था वैसे ही उसकी आंखों में नींद आ जाती थी, लेकिन जैसे ही मास्टर जी चले जाते थे तो नींद हो जाती थी गायब। समर्थ, आपका माइक खुला हुआ है और आवाजें आ रही हैं अजीब, बंद करिए। समर्थ, बंद हो भी नहीं रहा, मेरी तरफ से क्यों नहीं हो रहा? बंद हो जाना चाहिए।
म्यूटेड, अच्छा, चलिए फिर। तो नींद हो जाती थी गायब, जैसे मास्टर जी गए नींद हो गई गायब। ठीक है, और मास्टर जी के आते ही नींद लगने लगती थी। चलिए, उस जमाने में बिजली की बत्तियां नहीं थी, यहां तक कि गैस की रोशनी का भी ज्यादा चलन नहीं था। ठीक है, तो क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर अंग्रेजों के जमाने में थे, उस समय जो है बिजली का इतना ज्यादा चलन था नहीं, बिजली की बत्तियां होती ही नहीं थी। और इसके साथ गैस भी सबके पास नहीं होती थी। गैस वाली जो रोशनी होती है, आपने देखा होगा, गैस वाली रोशनी भी लगाते हैं लोग, है ना। तो उसका भी ज्यादा चलन नहीं था। तो लोग लालटेन से पढ़ते थे, या फिर वो डिब्बी जो होती है ना, सीधे जो बनाते हैं, गांव में बना लेते हैं, उससे पढ़ते थे। ठीक है, पानी के नल का भी कोई पता नहीं था, पानी का नल भी नहीं था, कुएं होते थे। ठीक है, कुएं होते, हाँ, हैंडपंप नहीं होते थे, कुएं होते थे। क्या होते थे? कुएं होते थे। अच्छा, नीचे के एक अंधेरे कमरे में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, मिट्टी के घड़ों में भरकर साल भर के लिए पानी इकट्ठा किया जाता था। अब लोग, कुएं भी नहीं थे वहां पर, साल भर के लिए पानी इकट्ठा कर लिया जाता था मिट्टी के घड़ों में, और ऐसी जगह पे जहां सूरज की रोशनी ना पहुंचे। ठीक है, अब नन्हा रवि जब कभी उस कमरे में झांकता, उसका बदन सिहर उठता था। ठीक है, जब उसमें झांकता था तो एकदम एकदम क्या हो जाता था, कपकपी सी हो जाती थी उससे। क्यों? लेकिन घर वालों को नदी का भरपूर पानी मिल जाता था, क्योंकि सीधे गंगा से नहर खोदकर पिछवाड़े के बगीचे और अहाते में लाई गई थी। अब रविंद्रनाथ जो है, इनकी फैमिली जो है काफी अमीर थी। ठीक है, ये भी है, समझे। तो इनके गंगा से नहर खोद के सीधे इनके अहाते और पीछे के बगीचे तक लाई गई है। अहाता क्या होता है? अहाता जहां पर जानवर हम रखते हैं, उसे अहाता बोलते हैं ना। तो वहां तक नहर लाई थी। जब बाढ़ का पानी चढ़ जाता तो रवि बड़े अचरज और बड़ी खुशी से कल कल छल छल करती नदी के पानी को देखा करता था। ठीक है, अब बाढ़, क्योंकि नहर खोद के लाए हो गंगा से, तो गंगा में जब बाढ़ आएगी तो नहर से आपके यहाँ तक भी पानी आएगा ज्यादा, जो अब क्या है, जो सूरज की किरणों से रोशनी लेकर चमक चमक उठता था। ठीक है, अब पानी आपने देखा होगा, पानी जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती, सुबह सुबह अक्सर ये होता है, सुबह सुबह देखोगे ना आप, तो सुबह सुबह क्या दिखाई देगा? चमकीला सा पानी दिखाई देता है। कैसा पानी दिखाई देता है? हाँ, चमकीला सा दिखाई देता है। हाँ, सूरज की रोशनी पड़ती है और वो चमक उठता है। ठीक है, कभी कभी मोटी मछलियां धारा के साथ बह आती थी और उस छोटे से तालाब में फिसल जाती थी। ठीक है, अब ग... अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो होता क्या है कि वहां पर, क्योंकि गंगा से नहर लेके आए और गंगा में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती थी, तो कभी कभी क्या है, मोटी मछलियां धारा से फिसलकर कहाँ जाती थी? उनके पास तालाब था, उस जिसमें उनके चाचा ने सुनहरी मछलियां पाल रखी थी, उसमें गिर जाती थी। ठीक है, छोटी मछलियों के साथ रवि का दिल भी उछल पड़ता था। मछलियां बहुत प्यारी लगती है ना, मछलियां बहुत ही प्यारी लगती हैं। अच्छा, सचमुच वह अचरज भरा मकान था, लोगों की भीड़ से भरा हुआ। माता पिता, चाचा चाचियां, भाई बहनें, चचेरे भाई भाभियां, दोस्त दोस्तों के दोस्त, कलाकार, गाने बजाने वाले, लेखक, सभी थे वहां। ठीक है, अब बहुत सारे लोग रहते थे, क्योंकि ये बहुत ही अमीर थे। इनके जो पिताजी थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, तो इनके यहाँ बहुत सारे लोग रहते थे। ठीक है, अब यह घर घर शांति निकेतन का एक हिस्सा है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है ना, एक जगह है, एक विद्यालय है, वहां पढ़ाई होती है ना, वहां पढ़ाई होती है। ठीक, इन्होंने ये विद्यालय शुरू किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। जब रवि बड़ा हुआ तो उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा शांति निकेतन में बिताया।
ठीक है। इसी शांति निकेतन, शांति निकेतन ये बन गया बाद में, ये जो घर है ये शांति निकेतन का हिस्सा बन गया। और शांति निकेतन हालांकि और भी बड़ा है और बहुत सारी जगह है उसमें। अभी तो विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी भी बन गया है। ठीक। शांति निकेतन स्कूल के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है। शांति निकेतन में अपना स्कूल बनवाया था किसने? रवि ने, रविंद्र ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और अब यह जगत प्रसिद्ध शांति निकेतन विश्वविद्यालय के एक अंग के रूप में मौजूद है। अब ये क्या हो गया है? शांति निकेतन विश्व गुड मॉर्निंग, शांति निकेतन विश्वविद्यालय बन गया है, यूनिवर्सिटी बन गई है। वहां आप भी पढ़ने जा सकते हैं अगर आगे जाके आपका पढ़ने का मन हो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विश्वविद्यालय में, तो आप पढ़ने जा सकते हो। काफी अच्छा विश्वविद्यालय है ना? विदिशा वाला शांति निकेतन ये नहीं है, काफी स्टैंडर्ड है। और ये प्राकृतिक पर्यावरण में है ना? नदी और पेड़ पौधे ये सब वहां पर काफी अच्छा वो है, एनवायरमेंट है, पर्यावरण वहां का बहुत अच्छा है। हाँ, तभी उसका नाम शांति निकेतन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा हो गया। आपको दो चीजें जानने को मिली, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविता कौन सी, छोटी सी हमारी नदी, और साथ में जानने को मिला रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जिन्होंने हमारा क्या लिखा है? जनगण मन लिखा है, हमारा राष्ट्रगान है ना, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। ठीक है। दो चीजें हैं, आप इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। राष्ट्र गान है और राष्ट्र गीत है, दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना है ना? दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है। राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है, जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और राष्ट्र गीत है ना, वंदे मातरम है, जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। है ना? चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं वो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए। हाँ, अब अगले पार्ट पर पहुंचेंगे। ठीक है। इसकी राइटिंग करनी है ना? अच्छे से बढ़िया से लिख के शुरू करेंगे ऐसे। ठीक है। अच्छा सा। और एक थोड़ा सी वो चित्रकारी भी करेंगे, चित्रकारी कर लेंगे। ठीक है। और एक राइटिंग लिखेंगे, अच्छी सी सुलेख लिखेंगे। सुलेख जो है, हमेशा ध्यान रखो, सुलेख जब आप लिखते हो तो सुलेख हमेशा कैसी हो? माइक बंद करें, ये कौन है? विनोद मालवीय। विनोद मालवीय। हम्म। जब आपको लिखते हो सुलेख, तो ध्यान रखो कि सुलेख आपकी कैसी हो? जो नॉर्मल राइटिंग आप लिखते हो उससे अच्छी हो, है ना? सुलेख उससे अच्छी हो। बात समझ आई? हम्म। अब नया जो पाठ है वो है चुनौती हिमालय की। चुनौती हिमालय की, ये पाठ है। हिमालय सभी जानते हैं, हिमालय क्या है? हिमालय एक पर्वत है जो हमारे प्यारे भारत के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर में। उत्तर में। नहीं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट, उस पर कुछ लोग ही चढ़ पाए, कुछ लोग ही चढ़ पाए। नहीं, हिमालय पे नहीं गए थे वो। हिमालय एक्चुअली क्या है, हिमालय बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है हिमालय। और हिमालय के बहुत सारी चोटियां हैं, तो कुछ चोटियों पे आप जा सकते हो, और कुछ चोटियां बहुत ही खतरनाक है, वहां नहीं जा सकते हो। मतलब साधारण लोग नहीं जा सकते हैं, जो पर्वतारोही है ना, जो माउंटेनियर हैं वो सब जाते हैं, वहां भी जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां जाते नहीं है, जाते हैं लोग, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो वहां तक पहुंच पाए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ हिमालय है कहाँ, है ना? ये है सैटेलाइट इमेज, और हम हैं रायसेन में। ये रायसेन है ना? रायसेन से हम चलेंगे कहाँ? हिमालय में। देखिए, हिमालय में
चलेंगे, देखिए चलते हैं। गो जाए। क्योंकि वहां चढ़ना काफी कठिन है, दुर्गम वहां। नहीं, यही नहीं है, हिमालय पहुंच रहे हैं अभी, दूर है, टाइम लगेगा थोड़ा, है ना। ये मध्य प्रदेश के, हाँ, ये मध्य प्रदेश से इधर आ गए हम, देखो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड से हिमालय शुरू हो जाते हैं। उत्तराखंड से हिमालय शुरू हो जाते हैं, आप देख रहे हो ना, उत्तराखंड। और इसमें आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये ये सारा, हम्म ये आप देख रहे हो ना, ये जितनी वाइट सा दिख रहा है ना, वाइट सा ये सारा दिख रहा है ना, वाइट सा ये सारा हिमालय है। क्या है, ये सारा मिला के हिमालयन रेंज है, हिमालय पर्वत श्रेणी। क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी। लाल मैंने हाईलाइट किया, देखो। ठीक है, तो हिमालय कहाँ कहाँ है आप देख, हाँ कहाँ कहाँ है, लद्दाख, लद्दाख ये हो गया, ओ सॉरी, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इन सब राज्य और देशों में क्या है, हिमालय है। ठीक है। अब बात करते हैं, हिमालय की बहुत सारी चोटियां हैं, आप देखोगे, है ना। ये 3D नहीं है, नहीं तो आपको अच्छे से दिखता है, ये सारी बर्फ ही बर्फ है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऊंचाई है, बहुत ज्यादा ऊंचाई है, इसलिए क्या होता है, ये देख रहे हो, बादल नीचे नहीं होते, वो सरफेस ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है, बादल नीचे नहीं। हाँ, वहां हिमालय बना कैसे, इतना बड़ा पर्वत कैसे बना है, इसके लिए आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये हुआ है ऐसे, एशिया और अफ्रीका, अफ्रीका, हाँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा था भारत, ठीक है। तो वहां अफ्रीका कॉन्टिनेंट से टूटा। हम्म हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बना है, वैसे ही बना है। और ये लगातार आपस में और ज्यादा पास आते जा रहे हैं, इसलिए हिमालय और ऊपर उठता जा रहा है ना। चोटी भी ऊपर जा रही, एवरेस्ट की चोटी है कहाँ, नेपाल में, कहाँ है, हम्म हम्म नहीं, हिमालय ज्यादातर ज्यादातर नेपाल में नहीं है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है वो है नेपाल में। बाकी हिमालय का बहुत सारा हिस्सा भारत में है, मैंने आपको दिखाया हुआ है, देखोगे तो मैंने दिखाया हुआ है कि ये इमेजेस हैं सारी वहां की, है ना। और ये माउंटेनियर हैं, ये लोग जो है चढ़ रहे हैं ऊपर, देख रहे होंगे, है ना, देख रहे हैं ना। तो बहुत सारे पर्वत हैं और सब पर बर्फ है, बहुत सारी बर्फ, ढेर सारी बर्फ। ये किसकी भैया आवाज अजीब सी आ रही है। तो बात समझ आई। नेपाल को देखोगे, नेपाल तो छोटा सा है, ये है नेपाल, है ना। नेपाल इतना बड़ा नहीं है, तो नेपाल में बहुत सारा हिस्सा है, हाँ, हालांकि हिमालय का बहुत सारा हिस्सा नेपाल में है, लेकिन भारत में उससे कहीं ज्यादा है, भारत में उससे कहीं ज्यादा है इसका हिस्सा, इसका हिमालय का। बस ये है कि नेपाल में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। बात समझ आ गई, समझ आ गई ना।
चलिए, तो अब हम करते हैं बंद। हाँ, बंद करते हैं सैटेलाइट व्यू को, आते हैं अपने लेसन पे। सारा समझ लिया है कि हिमालय है कहाँ पर, ये समझ लिया हमने। हमने समझ लिया कि हिमालय का टेरेन कैसा है, पर्वतीय इलाका है ना। और ये भी समझ लिया कि हिमालय में हमेशा बर्फ रहती है और बढ़ता जा रहा है और ऊंचा बढ़ता जा रहा है। फोर्स लग रहा है ना, ये तो कि फोल्डेड माउंटेन है ना, फोल्डेड माउंटेन होते हैं, बहुत सारे बलित पर्वत होते हैं, है ना। तो वो हमेशा उसमें जब ऐसे प्लेट्स ऊपर उठती जाती हैं तो और उनकी हाइट ऊपर उठती जाती है। चलिए, खैर शुरू करते हैं। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायन पहुंचे तो वहां एक के नवयुवक कुली ने बताया। जोजिला पास कहाँ है? ये जोजिला पास जो है ये हिमालय में ही है ना। और पास पास क्या होते हैं? पास होते हैं, पास भी समझ लो क्या होते हैं। पास अच्छे से समझ लो, देखो बहुत सारे क्या है, पहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है, पहाड़ी पहाड़ हैं, जहां देखो पहाड़ी। तो उनके बीच में से जहां घाटी होती ना, निकलने का रास्ता होता है। अब बहुत बड़े पहाड़ हैं ऊंचे से, तो हर जगह से तो तुम उस पार निकल नहीं पाओगे। जहां ये जो एरिया है वो नीचा होता है, जहां से निकला जा सकता है, उसे कहते हैं पास। क्या कहते हैं? पास, है ना। फिसल के नहीं, चल के जाते हैं, चल के जाते हैं, ठीक है। तो पास जो होते हैं वो पर्वतों को पार करने का एक रास्ता होता है, पर्वतों को पार करने का। बात समझ आ गई? पास क्या होते हैं? पर्वतों को पास करने का रास्ता, ठीक है। अच्छा, तो अब आगे देखते हैं। तो जवाहरलाल कौन है? जवाहरलाल है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। वो कहाँ जा रहे हैं? जोजिला पास से आगे चलकर पहुंचे हैं। हाँ, मातायन पहुंचे। मातायन एक जगह है ना। क्या है? जगह। और ये देखो जोजिला पास में लिखा हुआ है कितने फीट इसकी ऊंचाई है, 11,640। कितना? 11,640 फीट, है ना। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, तो काफी ऊंचा है ना। तो कुली ने क्या बताया? नवयुवक मतलब अभी अ, वही क्या है, एकदम जवान कुली है ना, बूढ़ा नहीं है। उस नवयुवक कुली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ, साप, अच्छा ये जो इधर के लोग हैं ना वो साप बोलते हैं, साप बोलते हैं। नेपाल के बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे। ध्रुव कटियार माइक बंद करें, ध्रुव कटियार। नेपाल की तरफ के लोग साप बोलते हैं, साप जी। हम्म, हाँ, हैंडमेड चीजें मिलती हैं नेपाल में, बिल्कुल। तो वहां के लोग क्या बोलते हैं? साहब बोलते हैं, साहब नहीं बोलते, साहब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साहब। हम्म, साहब जी करते हैं। अभी देखो रात को जो आता है ना, वो चौकीदार होता है जो सीटी रात को बजाने आता है, वो तभी आपके यहाँ आया होगा, पैसे मांगने आता है वो। हाँ, जागते रहो जो बोलता है ना, वो जो पैसे लेने आता है तो साहब जी बोलता है कि ओ साहब जी, ऐसे करके बोलता है वो। हम्म हम्म ठीक है, तो वहां के लोग साहब बोलते हैं, वहां के लोग साहब बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। तो वही जा रहे हैं अमरनाथ। अमरनाथ कहाँ है? अमरनाथ भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ, है ना, तो मैं खोल रखा है। अच्छा है। देखते हैं, ये हो गई अमरनाथ की गुफा। और ये कहाँ पर है? सिंचैन लेक के किनारे है। कहाँ है?
सिन सिंचैन लेक के किनारे। हाँ बिल्कुल। चाइनीज नाम। कार्टून वाला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर देख रहे हो ना। कार्टून ये यहाँ पर दिखा रहा है, देखो जम्मू कश्मीर की यहाँ पर ये केव है, देख रहे हो। केव नहीं दिखी। जम्मू कश्मीर। अच्छा ये दिख रही, ये अभी दिखी, अभी दिखी, देखो। नहीं दिखी। चलिए। नहीं दिख रही। हम्म नहीं दिखी, ठीक है कोई बात नहीं, दिख जाएगी, दिख जाएगी, परेशान होने की बात नहीं है, दिख जाएगी। ये शायद कुछ सही से वर्क नहीं कर रहा मेरा, वो जो टैब है वो कुछ गड़बड़ वर्क कर रहा है, तो फिर से देखना पड़ेगा क्या गड़बड़। मीटिंग प्रेजेंट किसी और ने कर दी भाई, दिख गई, कोई और दिखाने लग गया। कौन है ये? आपने दिखा दी, अच्छे। वही मैं कहूँ कि मेरा क्यों नहीं दिख रहा। मीटिंग प्रेजेंट नहीं करना किसी को, हाँ। मीटिंग में प्रेजेंट नहीं करनी है ना, ये मैं बता रहा हूँ, करनी है। बंद ही नहीं हो रहा है। चलिए, तो आपको समझ आइडिया आ गया ना कि इधर उत्तर भारत में है ना, नॉर्थ इंडिया में अमरनाथ की गुफा है, वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। ये कौन है, विनोद? क्या गाने गा रहे हो, हाँ? विशेष मालवीय। क्लास से बाहर कर देंगे तुम। चलिए, लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी, ठीक है, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है, ठीक है। कितनी दूर, जवाहर लाल ने पूछा। 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। फिर बस, तब तो जरूर चलेंगे जवाहर। मील का मतलब होता है, मील जो है लंबाई मापने का एक क्या है, यूनिट है, इकाई है। किलोमीटर से ज्यादा होता है, 2 किलोमीटर लगभग होता है, लगभग 2 किलोमीटर होता है। हाँ, 2 किलोमीटर के लगभग होता है एक मील, थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मील और कोस, ये ये भी जो है लंबाई नापने के क्या है, इकाई है, यूनिट्स है। मील में भी लंबाई हम नापते हैं और साथ में कोस में भी मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। कोस में 3 होते हैं, कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, ठीक है, और मील में लगभग 2। हाँ, कोस और दूर है, तो वो कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर, एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर से बड़ा होता है मील भी और कोस भी। चलिए आगे देखते हैं। तो जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी, अब वहां पहुंच ही गए हैं, तो अमरनाथ भी हो ही ले। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए। कुछ लोग होते हैं कि अगर उनको बता दो कि रास्ते में बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी, ये चीजें होंगी, तो वो कठिनाइयां और ये सब हर्डल्स जो हैं, ये सुन के और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब तो मैं देख के ही रहूंगा, है ना, ऐसे। तो कौन कौन चलेगा हमारे साथ, जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूंगा।
हिरणे चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी, है ना। जब सुबह 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 देखोगे तो रात्रि कैसी होती, काली होती है, और सुबह सुबह सूरज निकलता है तो लाल सा निकलता है। तो वो समय अगर आपने देखा हो, जब रात हट रही हो और सूरज निकलने का। तो हाँ, तो ऐसा होता है। कौन? नहीं, सूरज गुस्से में नहीं रहता। लाल रंग हमेशा गुस्से का नहीं होता, हमेशा नहीं होता है। ठीक है। तो लालिमा फैलती चली जा रही थी आसमान में। ठीक है। अब तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। उधर का जो एरिया है, तिब्बत का पठार है। इधर लद्दाख के ऊपर। तिब्बत जो है वो कश्मीर, वो चीन का हिस्सा है, चीन का हिस्सा है तिब्बत। आपने देखा होगा भारत के किधर की तरफ है, उत्तर की तरफ जो चीन का हिस्सा है वो तिब्बत है। भारत से सटा हुआ जो हिस्सा है चीन का, वो तिब्बत है। ठीक है। अब दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो वनस्पति रहित मतलब जहां पेड़ पौधे ना हो, है ना, वो वनस्पति रहित हो गया। और चट्टानी इलाका मतलब पठार होता क्या है? पठार देखो, ये हो गए इस तरह से जो होते हैं ना, इस तरह से दिख रहे होंगे, इस तरह से ये पर्वत होते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह से हो, ठीक है, मतलब फ्लैट हो, ये क्या हो, फ्लैट हो, तो ये हो जाता है पठार। क्या हो जाता है? प्लेट्यू बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेकिन खोखला करके अंदर नहीं। तो इसको बोलते हैं प्लेट्यू या पठार। क्या बोलते हैं? हम्म हाँ, और जो तिब्बत का पठार है वो बहुत ही ऊंचा है, इसलिए उसको दुनिया की छत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुनिया की छत, हाँ। तो आपको, आपसे कोई पूछे दुनिया की छत क्या है? वो दुनिया में सबसे ऊंचा फ्लैट सरफेस है, सबसे ऊंचा फ्लैट सरफेस है, इसलिए दुनिया की छत बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। भाई देखो, रात को इन्होंने बताया कि रात को पहाड़ जो है बर्फ से ढके फीके से पहाड़ जो थे, है ना, उदास थे, वो क्या हुए, जैसे ही सुबह निकली और किरण ऊपर पड़ी, वो एकदम से सोने जैसे चमक उठेंगे ना, क्योंकि सुबह जो है एकदम येलो रोशनी निकलती है, और वो ताज की बात चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ का, है ना। हाँ, बर्फ की। हाँ हाँ, ग्लेशियर जो होते हैं वो पहाड़ों के ऊपर बहुत बड़े बड़े हिमखंड जो होते हैं उनको ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर पिघल कर ही जो है नदियों में पानी आता है। पहाड़ों से जो नदियों में पानी आता है वो ग्लेशियर के पिघलने से आता है। और अभी आपने न्यूज अगर आप देखते हो तो आपको पता होगा कि एक ग्लेशियर खिसक गया और गंगा में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है ना। जम्मू कश्मीर में नहीं गिरा है, वो गिरा है उत्तराखंड में। हम्म गंग गंगा गंगा में बाढ़ आई हुई है इसकी वजह से। हाँ, अभी वो चल ही रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल चल रहा है। अभी बहुत सारे लोग उसमें जो है क्या हो गए हैं, मर गए हैं। ठीक, और बहुत सारे लोग तो पता ही नहीं चले। तो ग्लेशियर,
शायद 150 से ऊपर, 150 से ऊपर। हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि टनल में कुछ लोग शायद फंसे हों, टनल साफ की जा रही है, तो वो तो खैर चलता रहेगा। और हम लोग केवल क्या करेंगे, प्रे कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, है ना। तो हम प्रे करेंगे कि ज्यादा लोग जो है ना, घायल ना हो, घायल ना हो, ज्यादा जो घायल हुए हैं वो बच जाएं। ठीक है, इसके लिए प्रे कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम ये पूरा कर लेंगे, है ना। अगली क्लास में पूरा कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके हिंदी का ओरल टेस्ट कब होगा? ये बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो सारे? एक बार में जो है आपको समझ नहीं आ रहा है। चलिए सर, मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ, ये सारे ग्लेशियर हैं। देखो, बर्फ का पूरा जो भाग होता है वो ग्लेशियर होता है। क्या होता है? ग्लेशियर होता है बर्फ का। हाँ, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक है, बर्फ की चट्टानें ग्लेशियर कहलाती हैं।